नमस्कार, आप सभी का स्वागत है इमर्जिंग बिजनेस फोरम सीजन 4 में। इस कार्यक्रम के जरिए हम देश भर में ट्रैवल कर रहे हैं, अलग अलग शहरों से गुजरते हुए एसएमई क्षेत्र की चुनौतियों को समझने की कोशिश कर रहे हैं और साथ ही उनको एड्रेस करने का भी प्रयास है। इसी कड़ी में आज हम मौजूद हैं मुंबई में। मुंबई सिर्फ महाराष्ट्र की राजधानी नहीं है, बल्कि देश की फाइनेंशियल, कमर्शियल और एंटरटेनमेंट कैपिटल भी है। ग्लोबल फाइनेंशियल फ्लो के हिसाब से मुंबई दुनिया के टॉप 10 कमर्शियल सेंटर्स में आता है। ये शहर देश की कुल जीडीपी में 5%, इंडस्ट्रियल आउटपुट में 25% और समुद्री व्यापार में 70% का योगदान देता है। बिजनेस की ग्रोथ के लिए जरूरी राइट एटीट्यूड इस शहर के पास है और यही कारण है कि मुंबई कई फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, कॉर्पोरेट हेडक्वार्टर्स और बड़ी इंडियन कंपनीज का हब है। जहां एक तरफ मुंबई में बड़े उद्योग तरक्की कर रहे हैं, वहीं एसएमईज को राह तलाशने में कई मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। आज के सेशन में हम लिस्टिंग और रेटिंग्स की बात करेंगे। लिस्टिंग और रेटिंग्स की एसएमईज के लिए खास अहमियत है, लेकिन कम ही ऐसी यूनिट्स हैं जो इसे समझ पाती हैं। फाइनेंस की चुनौती से जूझ रहे ज्यादातर छोटे उद्योग लिस्टिंग्स का विकल्प भी तलाश सकते हैं। साथ ही अगर फॉर्मल बैंकिंग चैनल से लोन चाहते हैं तो रेटिंग्स की प्रक्रिया से गुजरना जरूरी है। लेकिन फिर भी लिस्टिंग और रेटिंग्स को लेकर स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज में काफी हिचकिचाहट देखी जाती है। एसएमई सेक्टर की इस झिझक को दूर करने के लिए इमर्जिंग बिजनेस फोरम की टीम आज लेकिन फिर भी लिस्टिंग और रेटिंग्स को लेकर स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज में काफी हिचकिचाहट देखी जाती है। एसएमई सेक्टर की इस झिझक को दूर करने के लिए इमर्जिंग बिजनेस फोरम की टीम आज पहुंची है मुंबई। और आज का यहाँ थीम है, टॉपिक जो अहमियत है लिस्टिंग्स की वो किस प्रकार से है, रेटिंग्स की प्रक्रिया कैसे वर्क करती है और आगे की किस तरह के प्रोस्पेक्ट्स हैं। और सबसे पहले मैं इनवाइट करना चाहूंगा ओपनिंग एड्रेस के लिए श्री दिनेश गुलाटी को, जो कि डायरेक्टर हैं indiamart.com के। सर प्लीज जॉइन अस। थैंक यू। थैंक यू सौरभ। गुड इवनिंग लेडीज एंड जेंटलमैन। इंडिया मार्ट भारतवर्ष में सबसे बड़ा मार्केट प्लेस है एसएमईज के लिए, जिसके जरिए हम तरह तरह की बिजनेस अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करते हैं अपने एसएमईज के लिए, तरह तरह के बिजनेस मुहैया कराते हैं अपने एसएमईज के लिए। उसके अलावा हमारा निरंतर प्रयास रहा है कि हम अपने एसएमईज के लिए एक ऐसा प्लेटफॉर्म क्रिएट करें कि जिसमें हम अपने एसएमईज को अपने इंडस्ट्री लीडर्स के साथ रूबरू करा सकें, जिसके थ्रू वो अपने जितने भी समस्याएं हैं, जितने चैलेंजेस डे टू डे वो फेस करते हैं, उसके बारे में डिस्कशन कर सकें, उसके लिए कोई समाधान, सोल्यूशन प्राप्त कर सकें। मैं उम्मीद करता हूं कि आप इस मंच का, इस प्लेटफॉर्म का पूरा उपयोग करेंगे और हमारे जो स्टॉलवर्ड्स हैं, इंडस्ट्री लीडर्स हैं, उनके साथ वार्तालाप करके बहुत जितना चाहें उतनी समस्याओं का समाधान लेके यहां से जाएंगे। सो विद दैट आई विश यू ऑल अ वेरी एक्साइटिंग एंड एनरिचिंग इवनिंग। थैंक यू मिस्टर दिनेश गुलाटी। और आइए अब हम बाकी पैनलिस्ट को इनवाइट करना चाहेंगे। आई वुड लाइक टू इनवाइट पराग पत्की साहब, सीईओ ऑफ समेरा, चंद्रकांत सलुंके साहब, फाउंडर प्रेसिडेंट एसएमई चेंबर ऑफ इंडिया, मिस्टर रामनाथ, चीफ जनरल मैनेजर एट सिडबी, एंड अजय ठाकुर साहब, हेड ऑफ द बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज एसएमई डिवीजन। नमस्कार सर। आप पराग साहब, सबसे पहले हम आपसे शुरू करेंगे। जहां तक रेटिंग्स की बात है, इसको अभी किस तरह से रिस्पांस मिल रहा है? क्या यूनिट्स और संख्या में आगे आ रहे हैं, या आप कैसे इसके ओवरऑल सिनेरियो को डेलीगेट्स और व्यूअर्स के समक्ष रखना चाहेंगे? एसएमईज भी अभी जान गया है कि अगर रेटिंग करे तो उसके फायदे होते हैं। बैंकर्स को भी पता चला है कि रेटिंग्स, एक्सटर्नल रेटिंग्स जो है, इसके सहायता से हमको लोन देना अच्छा प्रोसेस होता है। उनको कॉन्फिडेंस ये आता है कि हमारे पॉलिसी मेकर्स ने इसको एक्सेप्ट किया है, तो ब्रांच मैनेजर होता है, क्रेडिट मैनेजर, उसे कंफर्ट मिलता है
कि इनको लोन दिया जाए। सेल्फ इम्प्रूवमेंट के नजरिया से बहुत फायदा होता है। फराज साहब, तो फिर जिस तरह से इसके काफी हम देख रहे हैं इंपॉर्टेंट पहलू हैं, ये काफी बेनिफिशियल हो सकता है, होता भी है, लेकिन इसको लेकर अभी हेजिटेशन क्यों है? एसएमईज जो है उनके पास कभी कभार दो बुक्स ऑफ अकाउंट्स होती है, एक इनकम टैक्स के लिए होती है, ये अपने लिए होता है। तो वो रेटिंग एजेंसी को क्या बताएं, इनकम टैक्स वाली बताएं या जो अपने पास है उसकी बताएं? तो एक डर सा उनको लगता है कि मैं क्या बताऊं, कितना बुक्स खुले करूं। अगर ये इन्फॉर्मेशन इनको दे तो कोई और के पास नहीं जाएगा, मेरी सीक्रेट्स जो है उनके और के पास तो नहीं जाएगा। ये एक डर सा है अभी भी लोगों में, लेकिन ये डर निकल रहा है क्योंकि पूरा माहौल ट्रांसपेरेंट हो रहा है। ओपनिंग कमेंट्स में चंद्रकांत साहब, आप बता सकें, एक बड़ी समस्या एसएमईज के सामने फाइनेंसिंग है, और अगर आप रेटिंग्स के लिए जाते हैं और रेटिंग्स अच्छी होती हैं, ये फाइनेंसिंग का जो कंसर्न है उसको भी एड्रेस करता है, तो फिर ये हेजिटेशन क्यों? आजकल क्या है कि जब भी आप कोई भी बैंक को अप्रोच होते हो तो आपके पास सही डॉक्यूमेंट, फाइनेंशियल मैनेजमेंट जब आपकी बढ़िया है तो आपको लोन मिलने में दिक्कत नहीं होती। लेकिन एक है कि क्रेडिट रेटिंग करने से खाली आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट में सहूलत नहीं मिलेगी। अगर आपका क्रेडिट रेटिंग अच्छा है तो आपको सप्लायर्स, बायर्स है, इंटरनेशनल लेवल का अगर आप कोई कंपनी को अप्रोच होते हो या इंटरनेशनल कोलैबोरेशन में जाते हो या इवन एक्सपोर्ट के लिए भी जाते हो, तो अगर आपकी कंपनी के पास अच्छा रेटिंग है तो सामने वाला आपको एक कॉन्फिडेंटली देखेगा कि भाई ये कंपनी अच्छी है, इसके साथ मुझे बिजनेस करने में कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन रामनाथ साहब, आप बताएं, बैलेंस शीट जब आप देखते हैं यहाँ जो डोमेस्टिक फ्रंट पर ऑपरेट कर रहे हैं या फिर जो एक्सपोर्टर्स हैं, तो आप उसमें क्या अंतर पाते हैं? बैलेंस शीट जो है एमएसएमई सबसे बड़ी समस्या है, लेकिन हमारे एमएसएमई में सबसे बड़ी कमी यह है वो अपने प्रॉफिट्स को इतना ज्यादा उसको छुपाते हैं कि बैंकर को इतनी दिक्कत होती है कि फाइनेंस करना ही मुश्किल हो जाता है। और सिमिलरली रेटिंग एजेंसी को भी दिक्कत होती है क्योंकि आपका बैलेंस शीट ठीक नहीं है, हालांकि आपका टर्नओवर बहुत अच्छा है और आप प्रॉफिट भी अच्छा खासा कमा रहे हैं, लेकिन आप उसको रिफ्लेक्ट नहीं करते बैलेंस शीट में। एक्सपोर्ट और डोमेस्टिक मार्केट में का बैलेंस शीट बड़ा डिफरेंट होता है। जो एक्सपोर्ट करते हैं उनका बैलेंस शीट बहुत बढ़िया रहता है, और बल्कि मैं तो ये कहूंगा जितना उनका टर्नओवर या प्रॉफिट नहीं होता वो उससे भी बढ़ के बताते हैं। जो डोमेस्टिक मार्केट में जो ऑपरेट कर रहे हैं उनका बैलेंस शीट की हस्ता खालत है। एंड सेकेंडली, एमएसएमई में 95% जो एमएसएमई यूनिट्स हैं वो आइदर सोल प्रॉपर्टी कंसर्न है या पार्टनरशिप है, तो उनके लिए तो कोई आरओसी में जाने की जरूरत नहीं है, रजिस्ट्रेशन की कोई जरूरत नहीं है। वो अपने जिस मर्जी से जिस तरह से बनाना चाहते हैं बैलेंस शीट वैसे बनाते हैं, तो उनका डेटाबेस जो है वो इजीली अवेलेबल नहीं है। रामनाथ साहब, अच्छा फिर ये बता सकें, जिन यूनिट्स की रेटिंग्स अच्छी आती है उनके जहन में ये होता है कि हम क्या रेट्स में नेगोशिएट कर सकते हैं, क्या ऐसा संभव नहीं है? ऐसा नेगोशिएशन कोई भी बैंक या कोई भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन नहीं करता है, क्योंकि उनका एक स्लैब बना रहता है और उन्होंने एक तो इंटरनल रेटिंग होती है हर बैंक की, इंस्टीट्यूशंस की, और दूसरा एक्सटर्नल रेटिंग। लेकिन ये है कि जो एक्सटर्नल रेटिंग जो एमएसएमई को अगर किसी यूनिट को मिल जाए तो उससे बैंकर का कंफर्ट बहुत बढ़ जाता है, उसका कॉन्फिडेंस लेवल जो है काफी हाई हो जाता है और वो जो है उसको फाइनेंस देने के लिए तैयार रहता है। और जहां तक रेट ऑफ इंटरेस्ट की बात है, डेफिनेटली अगर किसी का बेटर रेट है तो उसको बेटर इंटरेस्ट रेट मिलेगा, और अगर जितना लो रेट रहेगा उसको हाई इंटरेस्ट लगेगा। ये इंटरनली एक बिल्ट इन सिस्टम है। दिनेश जी, आप बता सकें, ओपनिंग कमेंट्स में आप एसएमईज के साथ इंटरेक्ट करते हैं, ये इनफैक्ट ये जो फाइनेंसिंग इशू है ये ओवरऑल एक हम देखें क्षेत्र भी थोड़ा अनऑर्गेनाइज रहता है। अगर रेटिंग्स के सहारे आगे बढ़ा जाए तो इनफैक्ट ये जो टैग है कोट अनकोट जो अनऑर्गेनाइज का, क्या वो भी धीरे धीरे मतलब आप एक फॉर्मल चैनल की तरफ आप बढ़ सकते हैं? आप इसको कैसे ऑब्जर्व कर रहे हैं, कैसे एनालाइज करते हैं? इसमें मैं दो बातें कहना चाहूंगा। एक तो जितना भी रेटिंग है वो केवल फाइनेंशियल मसले में उलझ के रह गया है। आई थिंक एक एसएमई को सोचना चाहिए कि रेटिंग का फायदा केवल फाइनेंस के लिए ही नहीं है। आई थिंक रेटिंग इज अ वेरी कॉम्प्रिहेंसिव टूल जिसके माध्यम से कोई भी एसएमई अपने बिजनेस को बढ़ा सकता है। फाइनेंस तो मिलेगा ही मिलेगा, फाइनेंस के अलावा आपको अपना बिजनेस बढ़ाने के लिए बायर्स चाहिए, क्लाइंट्स चाहिए। अगर आपकी रेटिंग अच्छी है, आपके पास अच्छा बायर आएगा, अच्छा क्लाइंट आएगा, रिपीट क्लाइंट आएगा, क्लाइंट रिटेंशन इज हाई। अगर आपकी रेटिंग अच्छी है, आपको मालूम है आपकी स्टैंडिंग है मार्केट में, क्रेडिबिलिटी है, तो आप उसी रेटिंग के माध्यम से आप अच्छे एम्प्लॉय अट्रैक्ट कर पाएंगे, अच्छे एम्प्लॉयज को रिटेन कर पाएंगे। केवल 13 या 14% रजिस्टर्ड एसएमईज केवल फाइनेंस को एक्सेस कर पाते हैं वाजिब माध्यम से, बाकी 85% मार्केट अभी भी एक्सेस नहीं कर पा रही है, जो अपने आप में एक बहुत बड़ा चैलेंज भी है
और मेरे जो यहाँ पर पैनलिस्ट बैठे हैं उनके लिए एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी भी है ये। एब्सोल्युटली। आई थिंक व्हाट इज मिसिंग, जो चीज मिसिंग है इज एजुकेशन, अवेयरनेस। हम लोग बात कर रहे हैं कि 2 अकाउंट ऑफ बुक्स होती हैं, जरूरी नहीं है कि जिसके पास एक अकाउंट बुक होगी उसको भी मालूम है कि उसको अपनी रेटिंग के लिए कैसे एक्सेस करना है Right. और कहाँ अप्रोच करना है। वो अपने आप में एक बहुत बड़ी चुनौती है। अच्छा दिनेश साहब, जैसे आप बता रहे हैं और ये वर्क करता है ये कई सारे मोर्चों पर, मतलब फाइनेंसिंग हो, एम्प्लॉयज के लिए हो, बाकी ओवरऑल बायर्स के साथ हो, मतलब कई मोर्चों पर रेटिंग्स आपके लिए हेल्पफुल हो सकती है। इंडिया मार्ट की अगर हम बात करें, आप पिछले करीब 17-18 साल से इस सफर के साथ, एसएमईज के साथ जुड़े रहे हैं, तो ये जो इनका स्टाइल ऑफ फंक्शनिंग है, क्या वो अब चेंज हो रहा है नई जनरेशन आने से? क्या वो सोच रही है इन लाइन्स पर और थोड़ा हट के डिफरेंटली आगे मूव करना चाह रही है एज कम्पेयर टू ट्रेडिशनल फॉर्मेट? डेफिनेटली आई थिंक हम लोग जो चेंज देख रहे हैं बहुत तेजी से चेंज हो रहा है, एंड वो ये चेंज हर चीज के लिए हो रहा है। टेक्नोलॉजी के लिए चेंज हो रहा है, अकाउंटिंग के लिए चेंज हो रहा है, रेटिंग के लिए चेंज हो रहा है। आज से 5 साल पहले जो लोग रेटिंग के लिए या सर्टिफिकेशन के लिए शायद ही कोई महीने में 50-100 क्लाइंट आते थे। पटकी साहब बोल रहे थे कि तकरीबन कुछ 26-27 हजार रेटिंग कर चुके हैं। सिमिलरली इंडिया मार्ट में हम लोग हर महीने की सर्टिफिकेशन करते हैं अपने सप्लायर्स की, एंड आई थिंक ये सही समय है इन सब टूल्स के बारे में हमें और लोगों को अवेयर कराने का और उनको यूज कराने का। अजय ठाकुर साहब, आप बता सकें, लिस्टिंग्स की अगर हम बात करें, क्या ये जो पिछले दिनों स्लो डाउन रहा, क्या सेंटिमेंट्स पे जो वैसे मेन एक्सचेंज पर जो इम्पैक्ट रहता है, क्या एसएमईज पर कुछ उस तरह से रहा? कोई भी चीज जब हम स्टार्ट करते हैं तो लोगों में ये भावना रहती है कि पता नहीं ये सारी चीजें सक्सीड होगी नहीं होगी। लोग डिफरेंट तरह के उस पर ऑब्जेक्शन लेते हैं, एक इनर्सिया रहता है। तो हमने भी शुरू में देखा, हमने काफी सेमिनार्स किए, लोगों को बताने की कोशिश की, जितने भी मार्केट में हमारे स्टेक होल्डर्स हैं उनको समझाने की कोशिश की। हमें शुरू में बहुत परेशानी हुई, ना कंपनी समझ पा रहे थे, ना मर्चेंट बैंकर्स जो हैं इसके साथ एसोसिएटेड वो समझ पा रहे थे, ना ब्रोकर समझ पा रहे थे। तो बहुत निगेटिविटी थी मार्केट में। आपने जैसे बताया कि इस तरह से कि लोगों का रिस्पांस रहा, इसमें हम देखें मल्टीपल फ्रंट पर इसके बेनिफिट, जैसे कनेक्ट हो, एक आपकी रीच, आपका दायरा बढ़ता है, एक बड़े पर्सपेक्टिव में आप आते हैं। लेकिन इसके बावजूद एसएमईज कितने कंफर्टेबल है इक्विटीज को लेकर, इनफैक्ट इसको थोड़ा वो रिस्की मानते हैं। सब लोग एक ही बात करते हैं कि जो आप लिस्टिंग करने के लिए जाते हैं, प्रायर टू लिस्टिंग एक जो प्रॉब्लम है, ये सिर्फ यही नहीं एसएमईज ये करना चाहिए वो करना चाहिए। जो मेजर प्रॉब्लम हम देख रहे हैं कि मोस्ट ऑफ द जो एसएमईज है वो रन किए जाते हैं टेक्नोक्रेट्स के द्वारा। उनको फाइनेंशियल अवेयरनेस काफी कम रहती है। जो उनके कंसल्टेंट हैं उनका पूरा जो एजुकेशन रहता है और जिस तरह से वो समझाते हैं वो पूरा टैक्सेशन नजरिया से समझाते हैं। जब आप लिस्टिंग करने के लिए जाते हो तो आपका माइग्रेशन होता है, शिफ्टिंग होता है फ्रॉम टैक्सेशन मॉडल टू वेल्थ क्रिएशन मॉडल, जो कि धीरे धीरे होता है। तो ये सारी चीजें उनको समझानी पड़ती है, उनको बैठ के हैंड होल्डिंग करनी पड़ती है। एक बार धीरे धीरे वो समझने लग जाते हैं बेनिफिट्स, तो फिर खुद ब खुद चैनल में आ जाते हैं। तो हम चाहते हैं कि आज इंडिया में 450-500 जितनी सिटीज है, अगर एक एक कंपनी भी हर सिटी से आ गई तो बाकी सारे लोग जो है उसको फॉलो अप करने लगेंगे। वो फियर फैक्टर जो है उनके दिमाग से निकल जाएगा और ज्यादा से ज्यादा कंपनी जो है यहाँ पे आकर के अपने आप को लिस्टिंग कराएगी। फिलहाल वक्त ब्रेक का है, हम जल्द ही लौटते हैं। एसएमई की खास पेशकश जारी रहेगी। ये बहुत अहम स्कीम है। यहाँ पे 75% सब्सिडी एसएमई को मिलती है और इस सब्सिडी से गवर्नमेंट ये चाहता है कि एसएमई सामने आए, इसको यूज करे और फाइनेंसर के पास जाके कैपिटल इन्वेस्ट करे अपने इसमें। ये कहानी है रोहन की। उसे बनानी थी एक शर्ट, पर ना थे उसके पास बटन्स, ना थ्रेड, ना फैब्रिक, ना कॉलर्स। अरे मगर ये देखो, 14 लाख सप्लायर्स और 1 लाख प्रोडक्ट्स। ये आ गया थ्रेड सूरत से, बटन्स घूमते हुए मुरादाबाद से, फैब्रिक फ्रॉम लुधियाना और कॉलर्स पहुंच गए चेन्नई से। अब रोहन हजारों शर्ट्स बना सकता है पूरी दुनिया के लिए। बिजनेस कम्स टुगेदर एट इंडिया मार्ट। जब सरोकार से दूर हो सरकार, जब हाशिए पर हो आम आदमी के अधिकार, जब जरूरतों पर हावी हो जाए बाजार, जब देश के सामने खड़े हों कई अहम सवाल, तो जरूरी है बड़ी बहस। Big story, big debate with Amish Devgan at 8 p.m. प्रायोजक एक्सिस बैंक, BML Munjal University, India's #1 निराली स्टेनलेस स्टील किचन सिंक्स, LIC हाउसिंग फाइनेंस, घर बसाए रिश्ते सजाए, फेविकॉल और देगी मिर्च का तड़का अंग अंग फड़का, MDH की देगी मिर्च। अब जब जील पहन लिया तो
क्या आप बारिश के लिए तैयार हैं? ज़ील बी मानसून रेडी। बेटा मम्मी ने बोला था ना दीवारें खराब मत करना, सुनते नहीं हो तुम। आपसे भी शुक्ला अंकल ने कहा था बंगला बनवाते समय डॉक्टर फिक्सिट से वाटर प्रूफिंग जरूर करवा लेना, सुनते नहीं हो। दोबारा सुन लो, घर बनवाते वक्त वाटर प्रूफिंग के लिए सिर्फ डॉक्टर फिक्सिट इस्तेमाल करना। ओके बेटा। Mister, they are like your sister. Knuckle duster. Plaster. लाइफ में नकल से ज्यादा अकल की जरूरत होती है। What an electrician. डार्लिंग, कभी कभी शॉक भी देता हूँ। डॉलर बिग बॉस फिट है बॉस। बोल बोल स्टैंड बोल बालकनी बोल सिंगल स्क्रीन मल्टीप्लेक्स खान कपूर बच्चन बोल ड्रामा कॉमेडी एक्शन बोल गॉसिप लिंक स्कैंडल बोल आरआर पैरेलल कमर्शियल बोल बोल धंधा बोल कलेक्शन बोल बोल बॉलीवुड में जो मांगता वही बोल। ये अपन का बॉक्स ऑफिस सैटरडे संडे जी बिजनेस पर क्या बोलता है। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं इमर्जिंग बिजनेस फोरम सीजन 4। आज हम मौजूद हैं मुंबई में और आज बातचीत हो रही है रेटिंग्स और लिस्टिंग्स पर। पराग साहब, आप बता सकें ये जो इम्पैनल्ड रेटिंग एजेंसीज हैं परफॉर्मेंस क्रेडिट रेटिंग्स को लेकर, इसमें फी अलग अलग रहती है, लेकिन इनफैक्ट जो रेटिंग स्केल है क्या वो अक्रॉस एजेंसीज एक यूनिफॉर्म है? ये बहुत अहम स्कीम है। यहाँ पे 75% सब्सिडी एसएमई को मिलती है और इस सब्सिडी से गवर्नमेंट ये चाहता है कि एसएमई सामने आए, इसको यूज करे और फाइनेंसर के पास जाके कैपिटल इन्वेस्ट करे अपने इसमें। और इसलिए रेटिंग एजेंसीज में अब 5-6 रेटिंग एजेंसीज है और सबके लिए कॉमन एक रेटिंग सफिक्स बोलते हैं इसको, जो लार्ज कॉर्पोरेट्स के लिए AAA, AA, सिंगल ए होता है। एसएमईज के लिए एनएसआईसी ने स्पेशल अलग सफिक्स बनाई है जो उसमें SME 1, SME 2, SME 3 ऐसी है और उसके लिए जो पैरामीटर्स भी हैं उन्होंने फिक्स किए हैं जो फाइनेंशियल और नॉन फाइनेंशियल दोनों हैं। तो इससे क्या होता है कि एक माइक्रो और एक स्मॉल, एक मीडियम, ये तीनों को एक नजरिया से देखा जाता है। ऐसा देखा गया है कि जिनकी अच्छी रेटिंग्स भी है पहले साल में, लेकिन रिन्यूअल के लिए वो आगे नहीं आते हैं उतनी संख्या में, इनकरेजिंग रिस्पांस नहीं है। तो आखिर अगर इसकी इंपॉर्टेंस है और समझ भी रहे हैं, अच्छी रेटिंग्स भी हैं, तब भी नहीं आ रहे हैं, तो देन क्या कहां पर इसके आपको एड्रेस करना चाहेंगे? देखिए, ये माइंडसेट है। पहले रेटिंग आई, मुझे कुछ फायदा नहीं मिला तो मैं सेकंड रेटिंग रिन्यूअल के लिए क्यों जाऊं, ये एक माइंडसेट इशू है। लेकिन हमारे पास 26,000 में से 10% लोग आते हैं, बोलते नहीं मुझे रिन्यू करना है, तो हमें उनको पूछना पड़ता है कि क्यों रिन्यू कर रहे हैं। क्योंकि रिन्यूअल के ज्यादा नहीं आते तो हम लोग को भी थोड़ा आश्चर्य होता है कि क्यों आ रहा है रिन्यूअल के लिए। तो जब भी वो बोलते हैं नहीं, इससे मेरे को फायदा इसके लिए हुआ है कि मेरे फॉरेन बायर्स जो थे, जो फर्स्ट टाइम डील कर रहे थे, उनको मैंने ये बताया तो उससे मेरे को फायदा हुआ। अच्छा दिनेश जी, आप बताएं फिर इन दैट केस, मतलब अगर रिन्यूअल रेट इनकरेजिंग नहीं है तो ये भी क्या चिंताजनक है? मतलब तो इसको कैसे देखना चाहिए अगर इसकी इंपॉर्टेंस है और कई फ्रंट्स पर है? रिन्यूअल का केवल 10% आना या इतना कम आना वाकई ही चिंता का विषय है और ये डेफिनेटली दर्शाता है कि जो जेन्युइन बाय इन है हमारे एसएमई में ऑन दीज रेटिंग अभी भी मिसिंग है। वो केवल पहले साल ले लेते हैं और उसके बाद सोचते हैं कि इसका बहुत फायदा होने वाला है और वो फायदा उनको सिर्फ फाइनेंस तक सीमित रहता है, उसके आगे ना उनको कोई दिखा पाता है ना उनको कोई समझा पाता है। और आई थिंक वो वहां पर इंटरेस्ट लूज कर जाते हैं। मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल दूंगा। इंडिया मार्ट में हम ट्रस्ट सील सर्टिफिकेशन रेटिंग के तरह ही है,
हालांकि उसका फाइनेंशियल वर्ड से कोई लेना देना नहीं है, उसका तकरीबन 80-85% रिन्यूअल आता है, जो अपने आप में एक रिकॉर्ड है। सिर्फ हमारा फोकस ही रहता है कि हम अपने एसएमई को बता पाएं कि उस रेटिंग का ओवरऑल बिजनेस में कैसा फायदा उठाएगा वो। चंद्रकांत साहब, आप बताएं फिर आपको क्या लगता है, मतलब एसएमई यूनिट्स जो आगे नहीं आ पा रहे हैं उनको समझाने के लिए किस प्रकार के आप लोग प्रयास कर रहे हैं? पहले आते नहीं है, आते हैं तो रिन्यूअल के लिए नहीं आगे बढ़ते, आप कैसे इसको देखते हैं? देखिए, जब हम लोन लेते हैं बैंक से तो ऑडिटर कभी कभी कहता है कि पहले तो रेटिंग था, अब क्यों नहीं रेटिंग, तो उनका रेटिंग हो जाए। और दूसरी बात है कि बैंक इंटरनल जो रेटिंग करती है, तब एक्सटर्नल रेटिंग की जब मांग की जाती है बैंक से, तो फायदा सही देखा जाए तो एसएमई सेक्टर को है। और दोस्तों, मैं कहना चाहता हूं कि देखिए, रेटिंग करने से आपका लोन कम हो जाएगा, ये डर निकाल दीजिए। आप अगर बैंक को समझाएंगे कि मेरी रिक्वायरमेंट क्या है, मेरी डिमांड क्या है, तो मुझे नहीं लगता है कोई दिक्कत आएगी। देखिए, जब आपके पास रेटिंग अच्छा है, आपके गुड गवर्नेंस अच्छे है, तो यू कैन इजीली लिस्ट इन बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। स्टार्टअप्स के लिए भी जब आपको फाइनेंस जनरेट करने के लिए बहुत दिक्कत आती है, आईटीपी के माध्यम से उनको अभी बहुत सारी सुविधाएं लिस्टिंग के लिए दी गई है। रामनाथ साहब, आप इसको कैसे देख रहे हैं, रिन्यूअल का जो एंगल है, क्योंकि हम आज बात ही रेटिंग्स पर कर रहे हैं और रिन्यूअल रेट वाकई काफी बड़ा कंसर्न है। मैं समझता हूँ जब भी एमएसएमई वाले जो है रेटिंग के लिए आते हैं, खास करके जो कॉर्पोरेट एंटिटीज हैं, वैसे तो पार्टनरशिप वाले भी काफी आते हैं, मैंने देखा है, लेकिन उसमें से जो रिन्यूअल के आने वाले हैं वो यूनिट्स हैं जिनको अच्छी रेटिंग मिली है पहली बार तो ये है कि उन्होंने समझ लिया कि बैंकों के पास हम जाते हैं तो अच्छी रेटिंग होने से हमारी वहां पहुंच होती है। लेकिन जब कई यूनिट्स ऐसे हैं जिनको नेगेटिव रेटिंग मिली होती है, जो नेगेटिव वॉच में रखा जाता है, या उनके कोई बीच में रेटिंग इतना अच्छा नहीं है जिसकी वजह से उनका रेपुटेशन वो समझता है कि मेरा टार्निश हो गया है, तो व्हाई शुड आई रिन्यू इट। ये भी एक इशू रहा है कि इनफैक्ट जो आपके पास आते हैं रेटिंग्स के लिए, उनकी ये शिकायत है कि जो विजिट करते हैं और फिर उसके बाद जो रिपोर्ट रेडी करते हैं और जो एनालिसिस करते हैं, उसमें कई बार मिसकम्युनिकेशन हो जाता है। जिस प्रकार की वो कहते हैं, हमारे ग्राउंड पर जो एक्चुअली रेटिंग्स की हमें उम्मीद थी, फाइनली आते आते वो धूमिल हो गई। नहीं, देखिए, जो प्रोसेस बहुत ही क्लियर है। ये जो इंफॉर्मेशन कलेक्शन है, साइट विजिट्स होती है, उसके बाद ड्राफ्ट रिपोर्ट बनाते हैं, एनालिटिक्स के बाद वो ड्राफ्ट रिपोर्ट एसएमईज के साथ शेयर होता है और उनको पूछते हैं कि जो हमने कैप्चर किया है वो सही है या इसमें कोई एरर्स है। उनको हम लोग 7 दिन देते हैं कि ये रिपोर्ट देखो, हमको बताओ ठीक है, तो उसको एक्सेप्ट कर लेते हैं। हम जब बात एसएमईज की कर रहे हैं तो हम हर शहर में उसकी कुछ सक्सेस स्टोरीज रन करते हैं। तो आइए अब मुंबई की जो पहली सक्सेस स्टोरी है उस पर एक निगाह डालते हैं। ये कहानी है प्रभात टेलीकॉम के एमडी वीएम तिवारी की। 1997 में सफर की शुरुआत कुछ कर गुजरने के जज्बे से हुई। सफर मुश्किल था लेकिन हौसला बुलंद था और तमाम मुश्किलों के बावजूद कंपनी टेलीकॉम क्षेत्र में सफल होने में काफी हद तक कामयाब भी हुई। Basically, I am the person who initiated this company. Basically, I am a technocrat. But मेरा 60% समय जो है वो बैंकिंग और फाइनेंस में ज़्यादा जाता है, जो कि हमारे यहाँ जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज हैं उनको सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम उनको फाइनेंस और बैंकिंग और अकाउंटिंग की सबसे ज़्यादा रहती है। टेलीकॉम प्रोडक्ट डिस्ट्रीब्यूशन में अपनी खास जगह बनाने में प्रभात टेलीकॉम सफल हुई है। मोबाइल प्लस स्टोर्स के जरिए कई कंपनियों के प्रोडक्ट्स का रिटेल डिस्ट्रीब्यूशन कामयाबी से कर रहे हैं। यहाँ तक कि माइक्रोमैक्स मोबाइल हैंडसेट्स के कुल सेल्स में 30% हिस्सेदारी प्रभात टेलीकॉम के जरिए ही आई है। वहीं सीडीएमए मार्केट में कंपनी ने V3 मोबाइल फोन भी उतारा, जिसका बड़ा ओवरसीज बाजार भी है। इस सफर में नया अध्याय तब जुड़ गया जब मार्च 2013 में प्रभात टेलीकॉम एक पब्लिक लिमिटेड कंपनी बन गई। 2011 में हमने अपना खुद का ब्रांड चालू किया एंड टुडे वी आर ऑलमोस्ट 300+ करोड़ वी आर सेलिंग एवरी ईयर ऑफ आवर ओन प्रोडक्ट, जिसमें डिवाइसेस, डेटा डोंगल्स, FWT हैंडसेट, डेटा प्रोडक्ट्स, CDMA feature phone, GSM feature phones, with all. So definitely we are the company who always in the process and committed to give something new to the market. 3 लोगों से शुरू हुआ ये कारवां आज 300 से भी ज्यादा की टीम में तब्दील हो चुका है। कंपनी का फिलहाल सालाना 300 करोड़ से भी ज्यादा का टर्नओवर है।
कंपनी अब वॉइस और डेटा सर्विसेज एक्सेसरीज के अलावा अब वैल्यू एडेड सर्विसेज एप्लीकेशन पर भी फोकस कर रही है। और आइए अब हम सभी स्वागत करते हैं बीएम तिवारी साहब का, मैनेजिंग डायरेक्टर प्रभात टेलीकॉम। तिवारी साहब, सबसे पहले तो आपको मुबारकबाद। आप दर्शकों को और हमारे डेलीगेट्स को, साथ ही पैनलिस्ट को समझा सकें, ये जो पूरा सफर रहा टेलीकॉम क्षेत्र में 97 में जो शुरुआत हुई, ये किस तरह का पूरा प्लान था? मैं ये चीज पे स्ट्रांगली बिलीव करता हूँ, लाइफ में कुछ भी प्लान नहीं होता, सर्कमस्टेंसेस मेक्स द मैन। तो ऐसा है कि टेलीकॉम में आना कोई फीचर नहीं था मेरा। बेसिकली आई एम बी मैकेनिकल, नौकरी नहीं मिली, बिजनेस चालू कर दिया। दिस इज द एक्सीडेंट यू कैन से। बहुत बढ़िया। ग्रेट। सेकेंडली ऐसा था कि टेलीकॉम में फादर चूंकि एमटीएल में थे, मौका मिला एमटीएल में घुसने का, थोड़ा बहुत कॉन्ट्रैक्टिंग। आई स्टार्टेड माय कैरियर विद दी कॉन्ट्रैक्टिंग फॉर वायर्ड लाइन एंड ऑल, बट सिंस आई वाज वेरी मच इंटरेस्टेड इन टेक्नोलॉजी जी, तो 2009-10 के आसपास आई एंटर्ड इन द बिजनेस ऑफ ईपीवीएक्स, ग्रुप ईपीवीएक्स। और सीडीएमए टेक्नोलॉजी को इंडियन कॉन्टेक्स्ट में आप कैसे देखते हैं? सीडीएमए का लेटेस्ट वर्जन है डब्ल्यूसीडीएमए, आप लोगों ने काफी लोगों ने सुना होगा डब्ल्यूसीडीएमए। आज भी डेटा मार्केट में 70% मार्केट इज कैप्चर्ड बाय सीडीएमए एंड जीएसएम इज फॉर वॉइस। हर बैंकर मुझसे यही पूछता है सीडीएमए टेक्नोलॉजी मर रही है और आप सीडीएमए में जा रहे हो, आपके बिजनेस का फ्यूचर क्या है? तो मुझे उनको समझाना पड़ता है, सर आप लैपटॉप कौन सा यूज करते हो? कहते हैं एचपी, लिनोवो, ये वो। ठीक है सर, डेटा डोंगल कौन सा यूज कर रहे हो? कोई कहता है एमटीएस, कोई कहता है रिलायंस, कोई कहता है टाटा। मैंने कहा साहब ये सीडीएमए है, आप लैपटॉप कोई भी खरीद लो, लेकिन जो डोंगल आप यूज करते हो वो 90% लोगों के पास सीडीएमए का ही होता है। टेलीकॉम क्षेत्र में जो है, इसमें अब काफी हद तक जो एक्विजिशंस हैं, जो पेनिट्रेशन होनी थी वो हो गई है, लेकिन वहीं रिप्लेसमेंट को अगर हम देखें या इनफैक्ट जो वैल्यू एडेड सर्विसेज है, क्या फोकस उस तरफ शिफ्ट हो रहा है? पेनिट्रेशन ऐसा है, आज भी हिंदुस्तान का 35% is non-covered by any telecom company. प्रभात is concerned, we are device manufacturer company. हम मार्केट के साथ चलेंगे, मार्केट जो चलाएगा हम अपने आप को उस हिसाब से अपग्रेड करते रहेंगे। तिवारी साहब, एक और आपसे हम फाइनल कमेंट चाहेंगे। ये जो लिस्टिंग की हम बात कर रहे हैं, आज लिस्टिंग यहाँ का टॉपिक है और आप खुद, आपकी कंपनी लिस्टेड है, ये कैसा अनुभव रहा है? हमारे बैंकिंग के प्रोसेस इतने ज्यादा है कि एसएमई बेचारे थक जाते हैं, उनके जूते घिस जाते हैं और उनका काम नहीं हो पाता है। तो एक पैरेलल प्लेटफॉर्म एसएमई से उनको बीएसई ने दिया है, ये बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है जहां पे वो अपनी रिक्वायरमेंट ओपनली प्लेस कर सकते हैं। आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं एंड बिग राउंड ऑफ अप्लॉज वंस अगेन फॉर तिवारी साहब। थैंक यू सर। फिलहाल वक्त एक और ब्रेक का है, हम जल्दी लौटेंगे। ईबीएफ सीजन 4 जारी रहेगा। कोई भी कंपनी जिसकी पोस्टेड पेड अप कैपिटल 1 करोड़ की है, नेटवर्थ 3 करोड़ की है और 1 करोड़ की नेट टेंजेबल एसेट है, वो सारी कंपनियां जो है इस स्टॉक एक्सचेंज में लिस्ट कर सकती है। पप्पा ने बोला पंखे का फैक्ट्री बंद कर दो, उसमें कोई प्रॉफिट न थे, और मैंने बोला नो, मुझे ये करने का है, मुझे पंखा बनाने का है। एक गधेड़ा आ थेपला के ढोकला नहीं कि हाथ फेरे और बन गए, पंखा है पंखा। हेलो पप्पा, 14 लाख सप्लायर અને 1 लाख प्रोडक्ट आजो। यूपी से ब्लेड અને मोटर, हरियाणा से कवर અને આપણા ગુજરાતમાંથી પ્લાસ્ટિક અને બેઝ। पंखा की फैक्ट्री चाली पड़ी, मजा पड़ी गई। Business comes together at India Mart. चंद लकीरों की समझ से आप बाजार की चाल समझ सकते हैं, आंकड़ों का आंकलन कर सकते हैं, टारगेट और स्टॉप लॉस तय कर सकते हैं, अपना मुनाफा मैक्सिमाइज कर सकते हैं। सेंसेक्स स्ट्रैटेजी से जुड़ी अपनी किसी भी प्रॉब्लम का सोल्यूशन जानने के लिए स्ट्रैटेजी स्पेस और अपना सवाल लिखकर 57575 पर एसएमएस करें। देखिए सेंसेक्स स्ट्रैटेजी हेल्पलाइन सोमवार से शुक्रवार दोपहर 12 बजे। ट्रायोजर लक्स कोजी इनरवेयर, अपना लक पहन के चलो। हर खुशी की शुरुआत होती है अपने घर से और घर शुरू होता है सीमेंट की एक बोरी से। वंडर सीमेंट, एक परफेक्ट शुरुआत। Heavy rains have caused widespread havoc and devastation across the country. Most affected is the state of Uttarakhand, where hundreds of lives have been lost due to landslides. The Indian Air Force has swung into action with the relief operation, rescuing thousands of stranded people. Out of football, reporting to base.
मुनाफा। फटाफट मुनाफा कमाने का तरीका। रोज सुबह ट्रेडिंग एक्सप्रेस में फायदे की 20 सौगात। मनी एक्सप्रेस में मोटे मुनाफे की बात। और हाँ, आपके पास है मौका टीवी पर आने का। बस SMS करें, अपना ट्रेड बताएं और ट्रेड गुरु बन जाए। फास्ट मनी सोमवार से शुक्रवार सुबह 7:30 बजे। प्रायोजक है लक्स कोजी इनरवेयर, अपना लक पहन के चलो, और LIC हाउसिंग फाइनेंस, घर बसाए रिश्ते सजाए। इम्तिहान जो बनाएगा सुल्तान। One city which we can never take off the list is Kolkata. Last 10 years में this is the best outperformer fund in our history. Past track record is no guarantee of future performance. ये फंड है सर जो डायरेक्ट निफ्टी और सेंसेक्स के जो स्टॉक है उसमें निवेश करती है। So many funds, ये कमीशन का चक्कर तो नहीं है। कौन बना कोलकाता का सुल्तान? जानने के लिए देखिए जी बिजनेस प्रेजेंट्स इंडियाज बिगेस्ट डेरिवेटिव्स रियलिटी शो सेंसेक्स का सुल्तान सीजन 2 कोलकाता राउंड, शनिवार सुबह 11 बजे और रविवार शाम 5 बजे। टेक्नोलॉजी पार्टनर वीडियोकॉन DDB नहीं तो टीवी नहीं। सुबह की चाय के साथ दीजिए अपने इंटरनेट ट्रेडिंग को नई फ्रेशनेस। नेशनल और इंटरनेशनल संकेतों से बनाएं अपना पोर्टफोलियो स्ट्रॉन्ग। FIs की रणनीति जानकर बढ़ाएं अपने कारोबार की मिठास, और साथ में जानिए वो स्टॉक्स जो देंगे आपको मोटा मुनाफा। तो कीजिए ट्रेडिंग की शुरुआत जी बिजनेस के साथ। देखिए पावर ब्रेकफास्ट सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे। प्रायोजक है लक्स कोजी इनरवेयर, अपना लक पहन के चलो, और भविष्य का निर्माण आपके लिए। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं इमर्जिंग बिजनेस फोरम। आज हम मौजूद हैं मुंबई में और बातचीत हो रही है रेटिंग्स की अहमियत और साथ ही लिस्टिंग्स की पूरी प्रक्रिया पर। अजय साहब, जो BSE SME प्लेटफॉर्म पर लिस्टेड हैं, हम जब लिस्टिंग की बात कर रहे हैं, ये मेन बोर्ड में भी BSE के फिर माइग्रेट कर सकते हैं, वो भी पॉसिबल रहता है कंपनीज के लिए? हमने जो है इसके क्राइटेरिया काफी सिंपल रखे हैं। कोई भी कंपनी हैं वो भी पॉसिबल रहता है कंपनीज के लिए? हमने जो है इसके क्राइटेरिया काफी सिंपल रखे हैं। कोई भी कंपनी